बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है, लेकिन आप इसको 28 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक भी सबमिट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट जो है वो बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस असाइनमेंट को अगर तो आप इजीली कर सकते हैं, मतलब आपके पास इतना टाइम है कि आप इजीली मेरी कंप्लीट वीडियो वॉच करके तो ये असाइनमेंट बना सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते इतनी लंबी और लॉन्ग असाइनमेंट, ये नहीं कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमसे पेड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको 100% करेक्ट ये असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड करूँगा। हमारे जो रेट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर के थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह अदर यूट्यूबर्स की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको दो चीज़ों की नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटबीन्स IDE, ठीक है, आपने उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। और सेकंड नंबर के ऊपर आपको नीड है जावा JDK की। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा अपनी, जिसका टाइटल ये होगा हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जावा JDK एंड नेटबीन्स IDE। आपने मेरी वो वीडियो वॉच करनी है। उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप कंप्लीटली जो है वो नेटबीन्स IDE भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, और उसी के साथ साथ आप जो है वो जावा JDK भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब दोस्तों आप जावा JDK और नेटबीन्स को डाउनलोड कर दोगे ना, तो आपने सबसे पहले जावा JDK को सेटअप करना है, क्योंकि जावा JDK पहले सेटअप करते हैं, नेटबीन्स IDE बाद में इंस्टॉल करते हैं। अगर आप नेटबीन्स IDE पहले इंस्टॉल करेंगे, जावा JDK बाद में सेटअप करेंगे, तो वो आपका क्लैश आएगा, मतलब वो फिर सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपने जावा JDK और नेटबीन्स IDE डाउनलोड कर लेते हो, तो उसके बाद पहले आप जावा JDK को सेटअप करते हो प्रॉपर, मतलब उसको इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद उसका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको सेट करते हो। और उसके बाद फिर आप जो अपना IDE या कोई भी जो जो भी आप IDE यूज़ करते हो, लाइक नेटबीन्स यूज़ करते हो या इंटेलिजे आइडिया यूज़ करते हो या विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो वो बाद में आप इंस्टॉल करेंगे। तो उम्मीद है इतनी जो मैंने बात कही आपको इसकी समझ आ गई है, और आपने सक्सेसफुली जावा JDK भी सेटअप कर लिया होगा, और आपने नेटबीन्स IDE जो है वो भी प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इस असाइनमेंट को अपनी VUID के साथ डॉट ज़िप फाइल के अंदर सबमिट करना है। ज़िप का मतलब ये है कि इसमें ना पूरा एक फ़ोल्डर हो, मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स होंगे। तो यानी इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी लॉन्ग असाइनमेंट है, मतलब इसमें आपने पूरे का पूरा समझिए एक पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है, लाइक मतलब एक प्रोजेक्ट की शेप होगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स होंगे, तो उसको आपने ज़िप करके फिर LMS पे सबमिट करवाना है। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि जब आप सक्सेसफुली चलिए आपने जावा JDK भी कर लिया और नेटबीन्स IDE भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमने करना क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए हमारे पास जब नेटबीन्स IDE जो अपाची वालों का नेटबीन्स IDE ये जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से ये नेटबीन्स वालों का लोगो आ जाएगा, मतलब नेटबीन्स IDE का। तो आपने सबसे पहले ये नेटबीन्स IDE को ओपन कर लेना डबल क्लिक करके, ठीक है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गई है कि पहले आपने जावा JDK डाउनलोड किया, उसको सेटअप किया, फिर आपने नेटबीन्स IDE डाउनलोड किया और उसको प्रॉपर इंस्टॉल किया, और उसके बाद अब आपने स्टेप नंबर 3 पे क्या करने जा रहे हो, अपाची नेटबीन्स को आपने ओपन कर लिया। जब आप दोस्तों सक्सेसफुली इस तरह से अपाची नेटबीन्स को ओपन कर लोगे, तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, अपाची नेटबीन्स का आप कोई भी वर्ज़न कर लो इंस्टॉल, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको लाज़मी है कि आपने कोई स्पेसिफ़िक इसका जो वर्ज़न है वही डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है। तो आप इसे कोई भी वर्ज़न जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ऑलमोस्ट सब में आपको कॉमन फ़ीचर ही मिलेंगे। अच्छा जी, जब आप इस तरह दोस्तों नेटबीन्स आईडी मैंने जो इसका वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो है 23, ठीक है? और जावा JDK का मैं जो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे ख़्याल से 16 है गालबन, 16 है या 18 है, 16 है मेरे ख़्याल से। मैं 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जावा JDK का जो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ वो है, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोग फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने वर्ज़न कोई और यूज़ किया है, तो पता नहीं क्या है। तो ये हाँ, मैं 23 वर्ज़न
जावा जेडीके का मैं 23 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और नेट बीन्स का भी मैं 23 वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलें दोनों कोई वर्जन भी मैंने आपको बता दिए। अब ये देखें जनाब, अब आपने जब नेट बीन्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी में एक ऑप्शन मिलेगा जावा विद आंट। आपने जावा विद आंट पे क्लिक करना है। जावा विद आंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा जावा एप्लीकेशन का। आपने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। तो आपने अपना जो प्रोजेक्ट का नेम है वो अपनी वीयू आईडी के साथ सेव करना है। तो मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आपने कौन सा देना है, जो आपकी वीयू आईडी है। मान लें आपकी वीयू आईडी है BC12345678 इस तरह से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के नेम की जगह पे आपने अपनी वीयू आईडी भी लगा देनी है और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है नीचे प्रोजेक्ट लोकेशन, कि आपने प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो यहाँ पे ब्रोज पे क्लिक करके आप उसको बता सकते हो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है। तो दोस्तों, हम अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में। तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर चूज़ करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के नाम से। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ोल्डर है ना, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स, इसमें चले जाएँगे। तो इसके ऊपर डबल नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स वाले फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है ये वाली लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो अब याद रखिएगा हमारा प्रोजेक्ट कहाँ सेव होने लगा है, हमारा प्रोजेक्ट सेव होने लगा है डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है? वहाँ जाके हमारा ये जो हमारी वीयू आईडी का वाला वाला जो फ़ोल्डर है, यानी जो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जाके वहाँ पे सेव होगा। उसके बाद दोस्तों आपने ये करना है कि ये जो है ना आपके पास क्रिएट मेन क्लास, इसको आपने अनटिक कर देना, मतलब अनचेक्ड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप इसको फिनिश के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये आपका क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो ये देखें जी, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आपका भी इस तरह से लेफ्ट साइड पे आपको आपकी वीयू आईडी के साथ आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है वो बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये जो अपनी वीयू आईडी के साथ ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है आपने। ठीक है, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 फ़ोल्डर, आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर 2 फ़ोल्डर दिखाई देंगे, एक सोर्स पैकेजेस के नाम से और एक लाइब्रेरीज़ के नाम से। आपने जो सोर्स पैकेजेस वाला फ़ोल्डर है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप अपने सोर्स पैकेजेस वाले फ़ोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, तो उसके अंदर आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज मिलेगा जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट पैकेज के नाम से। आपने ये जो डिफ़ॉल्ट पैकेज आपको ऑप्शन मिलेगा ना, सोर्स पैकेजेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस ऑप्शन मिलेगा, आपने डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, आपने न्यू पे जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावा क्लास का। तो न्यू के अंदर जावा क्लास के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछा, हाँ जी आपने अपनी क्लास जावा क्लास का नेम क्या रखना है। तो यहाँ पर आप अपनी जो ये जावा क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हो उसका आप नाम रखोगे इन्वेंटर। क्या नाम रखोगे? इन्वेंटर। ठीक है, इन्वेंटर का आई कैपिटल रखना है आपने और ये नेम सर ने हमें बताया भी हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये लें जी, ये नेम लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये नेम आपने वहाँ पे रखना है अपनी फर्स्ट जो आपने अभी भी, ये जो मैंने आपको बताया ना जावा क्लास जो आपने अभी भी क्रिएट किया है, इस क्लास का नेम आपने क्या रखना है? ये वाला इन्वेंटर। यहाँ से चाहे आप कॉपी भी कर लो, इसको डबल क्लिक करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो और यहाँ पर आकर क्लास नेम की जगह पे ये वाला नेम ऐसे पेस्ट कर दो। जब ये नेम आप रख लोगे उसके बाद यहाँ पे फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो फर्स्ट जावा क्लास है इन्वेंटर के नाम से वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं सोर्स पैकेजेस के अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आपकी एक जावा क्लास क्रिएट हो गई है जिसका नाम है इन्वेंटर। तो अब आपने क्या करना है, ये जो इसमें इन्वेंटर, ये जो आपने इन्वेंटर डॉट जावा क्लास क्रिएट की है, इसमें जो पहले से कोड लिखा हुआ है ये सारा रिमूव कर दें। ठीक है, जब ये सारा आप रिमूव कर दोगे, लो जी बिल्कुल हमारी जो इन्वेंटर डॉट जावा क्लास है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन अपने इस डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर हम दोबारा राइट क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ना अगर आपको मान लें वीडियो ब्लर है आपके लिए, मतलब आपको धुंधली-धुंधली दिखाई दे रही है, तो उसमें दोस्तों वीडियो नहीं, वीडियो की क्वालिटी नहीं होती बुरी, उसमें ये होता है कि आपकी जो है ना यूट्यूब की वीडियो की जो सेटिंग है, उसमें इश्यू है। तो वो अगर मैं आपको बताऊँ ना क्या वो इस तरह से होता है कि अगर आप मान लो मोबाइल पे देख रहे हो या आप अपने लैपटॉप पे यहाँ जहाँ पे भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो ना यूट्यूब की वीडियो के नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप क्लिक करो करते हो ना तो आपको वो बताता है कि आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी क्या रखनी है। तो वो मोस्टली अगर आपको वीडियो ब्लर आ रही है या धुंधली आ रही है, इसका मतलब है यकीनन आपकी जो यूट्यूब वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो यकीनन 144 पिक्सल सेट हुई होगी बाय डिफ़ॉल्ट या 360 पिक्सल। तो आपने उसको इंक्रीज़ कर लेना है। वहाँ पे ना डिफरेंट क्वालिटीज़ दी जाएँगी, दी होती हैं आपको। तो आपने जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है ना, एचडी क्वालिटी होती है, लेकिन वो उसमें फिर ये है कि एमबी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब उसके अंदर आपके एमबीज़ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपके एमबीज़ जो है वो यूज़ होंगे।
तो लेकिन फिर भी अगर आपको ब्लर आ रही है तो ये समझ लें कि आपकी यूट्यूब की जो वीडियो की सेटिंग के अंदर क्वालिटी है ना वो लो है। उसको पहले इंक्रीज़ करेंगे ना तो ऑटोमेटिक मेरी ये जो वीडियो है ना ये आपको अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई दफ़ा मुझे नीचे कमेंट आता है जी आपकी वीडियो ब्लर है, हमें सही से दिखाई नहीं दे रही। तो उसका वजह ये होती है कि आपकी साइड पे इश्यू है, मेरी मेरी वीडियो के अंदर इश्यू नहीं है। ठीक है? तो वो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे इन्वेंटर डॉट जावा क्लास बना ली। अब हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे एक और जावा क्लास बनानी है। अब इस जावा क्लास का नाम नाम हमने क्या रखना है? वो रखना है हमने डीबी हेल्पर। ये देखें ये नाम लिखा हुआ है, सर ने बताया डीबी हेल्पर। यहाँ से इस नाम को हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर आएँगे, क्लास का नेम बताएँगे डीबी हेल्पर। ये लें जी, डीबी हेल्पर नाम बताने के बाद फिनिश के ऊपर क्लिक किया, लें जी हमारी एक और क्लास बन गई है डीबी हेल्पर के नाम से और इसमें भी ये जो कोड है ये पूरे का पूरा आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना। तो ये देखें ये हमारी डीबी हेल्पर क्लास भी जो है बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। तो मैं देखिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बच्चों की तरह आगे आपको अगर आप खुद बनाना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे वो इंडियन कहते हैं दिक्कत ना हो आपको, तो वो वाली चीज़ है कि आपको परेशानी ना हो किसी भी तरह की। अच्छा नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, तीसरी चीज़ जो चीज़ आपने बनानी है वो ये है कि आपने अगेन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अ, जे फ्रेम फार्म, ठीक है? जे फ्रेम फार्म या जे पैनल फार्म आप कर लेंगे, जे फ्रेम फार्म भी कर सकते हैं आप, जे पैनल फार्म भी कर लो। चलो आप जे पैनल फार्म कर दो, जे पैनल फार्म के ऊपर क्लिक करो जे पैनल फार्म जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने जे पैनल फार्म ओपन हो जाएगा। अब इसका नाम आपने क्या रखना है वो नाम सर ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो तीसरा नाम है ना मेन क्लास ये नाम आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये जो आपने जे पैनल फार्म ओपन किया है ना इसके अंदर आपने वो वाला नेम जो है क्या कर देना है पेस्ट कर देना। तो हमने अपनी क्लास का नाम क्या रखा है मेन क्लास और उसके बाद यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो लें जनाब हमारा इस तरह से एक मेन क्लास डॉट जावा नाम से एक फॉर्म बन के आ गया। ये देखें ये इसका सोर्स मैं कोड दिखा दूँ आपको। ये देखें ये इसका सोर्स कोड है और ये इसके अंदर ना आप जब ये जे फ्रेम फॉर्म जे पैनल फॉर्म बनाएंगे तो इसमें आपको देखें डिफरेंट टैब मिल रहे हैं सोर्स का डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन पे जाओगे तो आपको इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा और अगर आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको कोड दिखाई देगा। तो ये जो कमेंट हुआ हुआ है ना इसको चाहे आप रिमूव कर दो। ये जो सारे कमेंट हुए हुए हैं ना ये चलो आप कमेंट रिमूव ना करना। ये जो ये जो आपने मेन क्लास डॉट जावा बनाई है ना, मतलब जे पैनल फॉर्म बनाया, इसमें ये जो कमेंट है ये चाहे आप रिमूव मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने कोई गलती से कोई लाइन को रिमूव कर दी मान लो कोड वाली, तो उसमें आपको फिर काफ़ी इशू होगा। जो थी ना इन्वेंटर क्लास या डीबी हेल्पर वो तो बिल्कुल एम्प्टी हमने कर देनी है ना, लेकिन ये जो मेन क्लास है हमारी इसको आप कमेंट चाहे रिमूव मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है ज़्यादा जावा लैंग्वेज का तो फिर में भी आप कोई गलती से कोई लाइन रिमूव कर दें तो उससे आपको फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। अब जनाब हमने नेक्स्ट क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये है जनाब अब आपने ये जो फ़ॉर्म है आपका जो कि अगर मैं डिज़ाइन वाले टैब पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मुझे फ़ॉर्म दिखाई देता है। अब इस फ़ॉर्म को आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसे जो है ना एडजस्ट कर देना है, ठीक है? जब आप जितना भी आपको ठीक लगे। एडजस्ट करने के बाद अब आपने ये जो फ़ॉर्म है इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्या भला ये आपको ना मिल जाएगा यहाँ पे पैलेट पैलेट के अंदर आपको यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, पैनल मिल रहा है, लेबल भी मिल रहे हैं, चेक बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन्स, लिस्ट सारा कुछ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए आपने ये देखो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो ये खुद ब खुद सारी चीज़ें बनती जाएँगी आपकी, ठीक है? अब ये दोस्तों ये आपने पूरे का पूरा फॉर्म जो है रेडी करना है किस शेप के अंदर? इस शेप के अंदर। मैं आपको शेप दिखा देता हूँ, सर ने दी भी हुई है। ये लें जनाब, ये वो शेप है जिस शेप के अंदर आपने ये पूरे का पूरा फॉर्म जो है वो रेडी करना है, मतलब आपकी इस तरह की लुक आनी चाहिए, ठीक है? जिसमें आपके पास ये देखें ये एक लेबल है वेलकम टू इन्वेंशन एक्सपो, उसके बाद ये मेन मेन्यू एक लेबल है, ये लोगो पिक्चर लोगो लगा हुआ है, नीचे ये 3 बटन्स हैं, लोड डाटा, डिलीट ऑल एंड व्यू विनर, उसके बाद ये 2 टेक्स्ट फील्ड हैं, ये आपके पास लेबल लगी हुई है, ये आपका बटन है, ये नीचे टेबल लगा हुआ है और ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक सॉरी लेबल लगा हुआ है ये यहाँ पे दरमियान में जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब बात सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैंने आपको दिखाया कि आपने ये वाली शेप रेडी करनी है, ये इस तरह से शेप, ये अब शेप आप प्रॉपर अगर मान लो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, शेप बनाने का तरीका नहीं है आपको, फॉर्म के अंदर कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सारी चीज़ें, आपको ये नहीं पता, तो फिर उसका मैं आपको ये करता हूँ कि नीचे ना इससे पहले ना प्रीवियस सेशन जो था स्प्रिंग 2024 वाला, उसमें भी सेम यही असाइनमेंट थी, ठीक है? मतलब थोड़ी चेंजिंग थी उसमें, लेकिन फॉर्म ऐसे ही बनाना था उसमें भी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आपने मेरी वो वीडियो वॉच करनी है, उस वीडियो में ना मैंने पूरा ये फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना सिखाया।
क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, तो मैं अगर अगेन दोबारा से आपको पूरा ये फॉर्म बनाना सिखाऊंगा ना, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए पैलेट में आप जाओगे ना, तो पैलेट में आपको सारी चीज़ें देखिए मिल रही हैं। ये लेबल है, इसको लेबल को ऐसे पकड़ो, लगाओ। उसके बाद ये पैनल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ये बटन लगे हुए हैं। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड कहाँ से है, ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड भी आपको मिल जाती है यहाँ से। उसके बाद आपको ये लेबल मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो टेबल, ये देखें टेबल बनाना है, तो ये टेबल आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी इस तरह से, ठीक हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो है लगा लेनी है। अब फॉर्म बनाने का जो मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में स्प्रिंग वाली अपनी जो असाइनमेंट की वीडियो थी, सोल्यूशन वीडियो, उसका लिंक दे दूंगा। आपने मेरी उस वीडियो के अंदर सिर्फ क्या देखना है, ये फॉर्म बनाना। मतलब ये जो फॉर्म अगर आपको बनाना नहीं आता, तो मेरी वो वीडियो वॉच करके आप ये पूरे का पूरा जो फॉर्म है, ये क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो, ठीक है। जब आप मेरी वो वीडियो देखें, ये पूरा फॉर्म रेडी कर लोगे ना, उसके बाद अगेन आपने मेरी इस वीडियो पे वापस आ जाना है। समझ रहे हो बात को, ठीक हो गया। तो मैं अब यहाँ पे ये फॉर्म ले आता हूँ, क्योंकि मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। 1 मिनट में मैं ये फाइल डिलीट करके यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है वो मैं ले आता हूँ। तो मेरा फॉर्म पड़ा हुआ था डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। 1 मिनट में आपको, अभी आप वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जनाब वो फॉर्म वाली 2 फाइल्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। मैं यहाँ पे इसको लाके सोर्स वाली फाइल में, जहाँ पे हमारी डीबी हेल्पर इन्वेंटर पड़ी हुई थी, वहाँ पे लाके मैंने ये फॉर्म वाली क्लास पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म कैसे का दिखाई देगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये मैं इसको ओपन करके ना एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ना आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हो, इस तरह से ना ये आपको फॉर्म, इस तरह आपने पूरा फॉर्म रेडी कर लेना। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर ना डिफरेंट ये जो बटन्स हैं, इनके मैंने क्या-क्या नाम रखे हुए हैं, वो मैं नाम अभी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूँ क्या करना है आपने। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपने ये फॉर्म जो है ना, मेरी वो वीडियो वॉच करके ये फॉर्म रेडी कर लिया होगा पूरे का पूरा। जब आप ये फॉर्म पूरे का पूरा रेडी कर लोगे ना, उसके बाद आपने अब क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट ठहरें, यहाँ से ना जो ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर जो है यहाँ पे, ये जो लोगो वाली इमेज है, ये मैंने उसी वीडियो के अंदर, जब आप फॉर्म बना रहे होगे ना, तो उसी वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये पिक्चर आप किस तरह से कट करके यहाँ पे लेके आगे लगा सकते हो अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए वो पिक्चर ले आता हूँ। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं यहाँ पे पिक्चर ले आऊँ पहले। ये है जी हमारी पिक्चर, कहाँ गई, ये देखें, ये इमेज फ़ोल्डर है, ठीक है। तो वो फॉर्म वाली वीडियो के अंदर ही, मतलब वो मेरी जब आप वीडियो देखोगे ना, तो उसी के अंदर मैंने ये इमेज फ़ोल्डर बना के यहाँ पे लोगो बनाना लगाना भी सिखाया होगा उसी के अंदर। तो आपने ये मेरी वो वीडियो के अंदर ही ना ये इमेज भी सेट कर लेनी है, ठीक है, पहले ही। तो यानी फॉर्म वाला जितना भी काम है ना, ये फॉर्म डिज़ाइन करने वाला जितना भी काम है, ये आपने पहले ही यहाँ वहाँ से सारा कर लेना। देख कर ना ये पूरा फॉर्म रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं पहले वो लगा लूँ, इमेज लगा लूँ मैं पहले, लोगो। 1 मिनट ठहरिएगा, दोबारा से करते हैं। राइट क्लिक किया हमने, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोगो, ठीक है, लोगो डॉट ओके, और ओके, और क्लोज, ठीक है। अब ये देखते हैं हमारी लोगो लगा क्यों नहीं हमारा। हमने लोगो तो लगाया है, लोगो तो लगाया है। यहाँ पे लोगो पे जाते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये फाइल हमारी लग गई लोगो। ओके करते हैं इसको दोबारा से, ये लोगो लग गया, ठीक है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट के ऊपर पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद अगेन अब लगाते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये लोगो सेट करेंगे अपना, ओके करेंगे, और इसको ओके करेंगे। वो देखें लोगो लग गया, ठीक है। इस तरह से देखें आप, वो जो मेरा फॉर्म रेडी, मतलब वो फॉर्म वाली वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दूंगा। तो वो जब आप वॉच करोगे तो इस तरह आपका लोगो भी लग जाएगा, और ये बाकी सारा फॉर्म भी रेडी हो जाएगा। अब हम पहले बाकी सारा काम कर लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट बटन हैं, इनके नाम आपने क्या क्या सेट करने हैं, क्योंकि आपने इनके नाम वही रखने हैं जो नाम मैं दूंगा। अगर आप नाम डिफरेंट देंगे ना, तो फिर आपके कोड में इशू आएगा। तो मैं आपको पहले बाकी सारा काम बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म तो आपने रेडी कर ही लिया है। अब इस फॉर्म के अंदर जो चेंजिंग होनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले जो बाकी चीज़ें अब रह गई हैं वो बता देता हूँ। तो अब आपने दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये करना है, ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँ। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपने ये करना है कि यहाँ पे ना ये जो आपका, दोबारा से बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपने अपना प्रोजेक्ट कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर, नेटबीन प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये देखिए आपकी वीयूआईडी के साथ एक फ़ोल्डर बना हुआ है। आपने अपनी इस फ़ोल्डर में आना है, जो आपने अपनी वीयूआईडी के साथ प्रोजेक्ट अभी बनाया। इसमें आने के बाद ना यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और एक न्यू फ़ोल्डर बनाना है। एक न्यू फ़ोल्डर आपने ऐसे बनाना है। इस फ़ोल्डर का नाम आपने रखना है ASSETS, एसेट्स, ठीक है। इसका नाम आपने क्या रखना है, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। अब इस एसेट्स फ़ोल्डर के अंदर आपने डबल क्लिक करके इसके अंदर आना है।
तो आप यहाँ पे किस में आएँगे, अपने इस ये जो आपने एसेट्स एसेट्स फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर आप आओगे और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यू पे जाओगे और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फ़ाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह न्यू माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एक्सेस फ़ाइल बन जाएगी। लेकिन ये फ़ाइल का ऑप्शन आपको न्यू में जाकर ये फ़ाइल आपको ऑप्शन तब मिलेगा जब आपके पास कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल होगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस नहीं है तो फिर आपके पास ये एक्सेस फ़ाइल नहीं आएगी। तो पहले आपको एमएस ऑफ़िस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में। फिर जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, दोबारा बताता हूँ, ये देखें। जब आप इस तरह से एसेट्स फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करोगे और उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली, अगर आपके लैपटॉप में और पीसी में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा तो आपको न्यू के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के नाम से। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका जो नाम है वो आप रीनेम कर लोगे। तो अपने इस डेटाबेस फाइल का नाम भी आपने क्या रखना है, अपनी व्यू आईडी के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपकी व्यू आईडी है, मान लो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, ठीक है, रख लिया नाम। अब आपको बताता हूँ आपने इस डेटाबेस फाइल को कैसे रेडी करना है। तो अब आपने अपनी इस एक्सेस की फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये अनेबल कंटेंट कर लें इसको, अगर आपका ये ऑप्शन आ रहा है अनेबल कंटेंट तो इसको अनेबल कंटेंट कर लें। उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपके ये देखें ये न्यू टेबल बन के आ गया। अब इस टेबल के ऊपर आप राइट क्लिक करो, ठीक है, और इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लो। जब आप इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने अपने टेबल का नाम क्या रखना है। तो मैंने अपने टेबल का नाम रखना है इन्वेंटर, IN इन सॉरी इन्वेंटर, इन्वेंटर, ठीक है, INVENTOR इन्वेंटर। और इन्वेंटर के स्पेलिंग मैंने कंप्लीटली स्मॉल में रखे हैं, कुछ भी कैपिटल में नहीं रखा। तो इन्वेंटर कंप्लीटली मैंने स्मॉल में रखा और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। टेबल का नाम याद रखिएगा, इन्वेंटर रखा है मैंने, INV, क्योंकि ये टेबल का नाम आगे चल के ना कोडिंग में यूज़ होगा, तो इसलिए अगर आपने नाम गलत करोगे तो फिर वहाँ पे इशू होगा। तो टेबल का नाम रखना है आपने कंप्लीटली स्मॉल के अंदर, INVENTOR इन्वेंटर। और उसके बाद यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पहली प्राइमरी की सेट कर दी है आईडी के नाम से। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम पे जाना है और यहाँ पे इसका नाम रख लेना नेम। क्या नाम रख लेना, नेम। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसको ओके कर देना आपने। और उसके बाद इसका नेक्स्ट कॉलम का आपने नाम रखना है स्कोर, SCOR स्कोर। और स्कोर की जो डाटा टाइप है वो आपने चूज़ कर लेनी है नंबर, ठीक है, स्कोर की डाटा टाइप आपने क्या चूज़ कर लेनी है, नंबर। और कंट्रोल ऐसे उसके बाद सेव कर देना है। लें जी, आईडी जो है उसने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया था। उसके बाद हमने 2 मज़ीद फ़ील्ड बनाई हैं, एक नेम के नाम से, एक स्कोर के नाम से। और जो नेम वाली फ़ील्ड है उसकी डाटा हमने रखी है शॉर्ट टेक्स्ट, और जो हमारी स्कोर वाली फ़ील्ड है उसकी हमने डाटा रखी है नंबर, ठीक है। ये इतना करने के बाद कंट्रोल एस के साथ सेव करो और उसके बाद आप अपने इस टेबल के ऊपर ऐसे इसके नेम के ऊपर राइट क्लिक करके इसको क्लोज़ कर लो, तो ये टेबल क्लोज़ हो जाएगा। अब आप इसको चाहे बंद करना चाहते हो तो आप इसको बंद कर दो। लो जी, ये एक्सेस की फ़ाइल भी आपको रेडी करना सिखा दी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपको चाहिए यू कैन एक्सेस ड्राइवर। तो वो आपने कहाँ से लेना है वो बता देता हूँ। आपने सिंपली मेरी वेबसाइट पे आना है। अब मेरी इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको हमारी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी इस वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पर आने के बाद ऊपर ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है। पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको 18 नंबर के ऊपर, मतलब नंबर 18 के ऊपर, ये देखो 18 नंबर के ऊपर आपको एक मिलेगा यू कैन एक्सेस जावा कनेक्टर, और नीचे इसके लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यू कैन एक्सेस का जो ड्राइवर है वो आपके सामने इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना तो आपकी ये फाइल जो है यू कैन एक्सेस ड्राइवर की डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने थोड़ा वेट करना है तो आपकी ये जो यू कैन एक्सेस ड्राइवर की जो फाइल है कम्प्लीटली जिप फाइल, ये जिप के अंदर डाउनलोड होगी, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पीसी के अंदर होना चाहिए 7 जिप, ठीक है। किसी भी अगर आपके लैपटॉप में या आपके पीसी के अंदर जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एक ऐप होती है 7 ज़िप। अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में 7 ज़िप नहीं है तो वो भी इंस्टॉल कर लें। चलें वो भी बता ही देता हूँ आपको। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में 7 ज़िप नहीं है, लेकिन वो उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी वो पहले आपको बताता हूँ। देखें, जो आपने अभी-अभी मेरी वेबसाइट से यू कैन एक्सेस ड्राइवर की ज़िप फ़ाइल डाउनलोड की है, वो कहाँ गई होगी? वो आपकी गई है डाउनलोड होके डाउनलोड फ़ोल्डर में। ये आपने डाउनलोड फ़ोल्डर में आना है और ये देखिए आपकी ड्राइवर के नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड होके आ गई है। अब आपने ये जो ड्राइवर फ़ाइल है ना, इसको यहाँ से करना है कट। क्या कर लेना है? इसको यहाँ से कट कर लेना आपने। कट करने के बाद आपने जाना है डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में, जहाँ पे मतलब आपने प्रोजेक्ट सेव किया अपना। डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर नेटबीन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पर अपनी व्यू आईडी वाले फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपने इसको लाके ऐसे वो अपना ड्राइवर पेस्ट कर देना।
जब आप यहाँ पे अपना ड्राइवर पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने अपने इस ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक करना है, ड्राइवर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो ज़िप फाइल है, ये देखें ये एक्सट्रैक्ट हो गई है ड्राइवर के नाम से। अब ये जो आपकी ड्राइवर वाली ज़िप फाइल थी, इसको चाहे आप डिलीट कर दें, क्योंकि हमने ये देखें ये ड्राइवर वाली जो हमारी फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली, और ये देखें हमारे पास सारे यहाँ पे इसके अंदर फ़ोल्डर, ये हमारा फ़ोल्डर का नाम है ड्राइवर, और उसके अंदर ये देखें सारी फाइल्स रखी हुई हैं ड्राइवर, यू कैन एक्सेस ड्राइवर वाली। क्लियर है जी? अच्छा, अगर आपकी मान लो आप अपनी ड्राइवर फ़ाइल ज़िप फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हो और अगर आपको एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है आपके सिस्टम के अंदर 7-ज़िप इंस्टॉल नहीं है। तो 7-ज़िप कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी बड़ा ईज़ी है। सिंपली आप यहाँ पे सर्च करो 7-ज़िप। जैसे आप सर्च करोगे ना 7-ज़िप, तो आपको यहाँ मिलेगा 7-ज़िप डाउनलोड। आप सिंपली यहाँ पे 7-ज़िप वाले डाउनलोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कि पहला ये ऑप्शन डाउनलोड, जो कि आगे लिखा हुआ है .exe 64 बिट विंडो। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपका ये चला जाएगा डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर, यहाँ पे डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगा। तो देन आप अपने 7-ज़िप की exe फाइल के ऊपर डबल क्लिक करोगे उसको, तो वो जो है ना उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करना बड़ा ईज़ी है, सिंपली डबल क्लिक करके वो आपसे पूछेगा येस या नो, आपने येस करना है। उसके बाद नेक्स्ट 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 करोगे तो वो आपका 7-ज़िप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब 7-ज़िप इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप अपने फ़ोल्डर में जाकर अपने ड्राइवर की ज़िप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दे देगा। तो एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करोगे तो वो आपकी ड्राइवर फ़ोल्डर इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ज़िप फाइल थी ड्राइवर वाली उसको डिलीट कर देना। तो इस तरह से आपके देखो ड्राइवर फ़ोल्डर के अंदर सारी ड्राइवर्स आ चुके हैं। अब इतना उम्मीद है आपने सक्सेसफुली काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वापस आना है यहाँ पर नेटबीन्स के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपके ये सोर्स पैकेजेस के अंदर नहीं, सॉरी, आपके फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग के ऊपर आपके वीयूआईडी के नाम से, अपनी वीयूआईडी के साथ जो आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर आपको 2 फ़ोल्डर मिले थे, सोर्स पैकेजेस के नाम से और एक लाइब्रेरीज़ के नाम से। आपके पास ये जो लाइब्रेरीज़ वाला फ़ोल्डर है ना, आपने अपने इस लाइब्रेरीज़ वाले फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 3rd नंबर के ऊपर ऐड जार स्लैश फ़ोल्डर, आपने उस पे क्लिक करना है। जब आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो देन ये आपसे पूछेगा कि आपके वो सारे के सारे यू कैन एक्सेस के ड्राइवर कहाँ पड़े हुए हैं। तो वो कहाँ पड़े हुए थे, अभी-अभी हमने कहाँ रखे हैं भला? डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने अपनी वीयूआईडी के साथ अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर था ड्राइवर के नाम से, याद आया? अभी-अभी हमने ड्राइवर फ़ोल्डर अनज़िप किया था। तो ये देखो ड्राइवर नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप जाओगे और उसके बाद ये आपने सारी ऐसे फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो इनको सब फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करने का आसान तरीका ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाओ। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाओगे ना, तो ये सारी ड्राइवर की फाइल जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सक्सेसफुली सारी की सारी फाइल जो है कुछ ही देर के अंदर ये देखें लोड हो जाएगी। अगर आप अपने इस लाइब्रेरीज वाले फोल्डर को ऐसे क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे, तो ये देखो आपको सारी की सारी ड्राइवर की फाइल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे देंगी। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, तो लें जी, इतना जब आप दोस्तों कर लोगे, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले आना है अपनी इस इन्वेंटर डॉट जावा फाइल के अंदर और यहाँ पर आपने कोड राइट करना है। अब कौन सा कोड राइट करना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ सारे का सारा। ठहर जी, मैं पहले आपको एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा ज़ूम ज़ूम कर लेता हूँ। तो 1 मिनट ठहरें, मैं पहले वो जो हमारे पास इन्वेंटर डॉट जावा का कोड है वो पहले मैं ले आता हूँ। ये इस तरह से मैंने पूरा कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी इन्वेंटर डॉट जावा के अंदर आपने कौन सा कोड ऐड करना है। तो यहाँ पे टूल्स में ऑप्शंस में जाना है मैंने, और यहाँ पे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ईज़िली दिखाई दे सके। तो ये लें जी 24 के ऊपर फेंक दिया मैंने, ओके किया और इसको ओके कर दिया मैंने। ले जी, आपकी आसानी के लिए देखिए मैंने कितना ज़ूम कर दिया। ले जी, ये है जी हमारी इन्वेंटर डॉट जावा फाइल। तो जो आपकी इन्वेंटर डॉट जावा फाइल है उसके अंदर आपने ये वाला कोड जो है वो राइट करना है। कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये कोड है जी। तो ये लाइन नंबर 1 से शुरू करें, पब्लिक क्लास इन्वेंटर, आगे बॉडी ओपन हो रही है और उसके बाद ये 3 आपके डाटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट इंट स्कोर, और उसके बाद आपकी ये इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है पब्लिक इन्वेंटर, ये इतना, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद ये है जी आपका पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर इन्वेंटर क्लास का, तो ये भी आपने ऐसे डिटो का भी बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने उम्मीद है इतना इतना कोड कर लिया, लाइन नंबर 13 तक कोड जो है वो राइट कर लिया। ये कोड आप कहाँ राइट कर रहे हो? अपने इन्वेंटर डॉट जावा क्लास के अंदर, जो आपने फर्स्ट नंबर के ऊपर इन्वेंटर क्लास बनाई थी ना, उसके अंदर आप ये पूरा कोड राइट कर रहे हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने कोड राइट कर लिया। नेक्स्ट कोड दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट कोड जनाब ये है जी, ये राइट करें जल्दी जल्दी। लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 30 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, ये कोड राइट करें। सिर्फ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड की हैं। सिर्फ एक ही चीज़ मैंने आपको कहा है कि आपने मेरी दूसरी वीडियो देखकर, ओल्ड वीडियो देखकर बनानी है। वो क्या है? सिर्फ ओनली ये फॉर्म,
ये फार्म, वो भी फार्म ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना था, और तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना था, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तरीका भी मैंने आपको सारा बता दिया था, थोड़ा सा मेन मेन बता दिया, बाकी डिटेल में मैंने कहा मेरी वो वीडियो देखकर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर कर सकते हो। ठीक है, जब ये फार्म ही सिर्फ आपने खुद बनाना है, जब ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद है आपने लाइन नंबर 30 तक ये जो कोड है ये राइट कर लिया है। ठीक है, जब कोड राइट कर लोगे उसके बाद देन नेक्स्ट चलते हैं जी। लाइन नंबर 30 के बाद ये देखें, ये इतना कोड बाकी ये है जी। लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 45 तक ये कोड है जी, इसको फटाफट से राइट कर लो। ठीक है जी, उम्मीद है आपने ये वीडियो पॉज करके ये पूरा कोड जो इन्वेंटर डॉट जावा क्लास का जो पूरा कोड है ये राइट कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फाइल जिसका नाम है db helper डॉट जावा, इस पे आते हैं। यहाँ पर अब आपने कौन सा कोड राइट करना है वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ठहर जी, वेट करें जी, मैं यहाँ पे आपको कोड दिखा दूँ। वो कोड कौन सा जी, db helper डॉट जावा क्लास का ये कोड है जी। ठीक है, तो ये कोड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी, और उसके बाद ये भी बताऊँगा कि db helper में आपने कहाँ कहाँ पे चेंजिंग करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले स्टार्ट पे आते हैं। ये देखें, ये हमारी जी db helper डॉट जावा क्लास। तो db helper डॉट जावा जो क्लास थी उसके अंदर आपने ये कोड राइट करना है, पूरे का पूरा सेम डिटो कॉपी कोड राइट करना है। तो यहाँ से लेकर लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 16 तक फटाफट से कोड जो है ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आप राइट कर लो। ठीक है, और जो चेंजिंग आपने करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अभी ठहरें। तो उम्मीद है आपने ये कोड जो है राइट कर लिया है। ठीक है, इतना इतना कोड, उम्मीद है वीडियो पॉज करके आपने इतना का कोड राइट कर दिया। अब जो लाइन आपको नहीं थी दिखाई दे रही वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, वो जो आपने फोल्डर बनाया था ना यहाँ पे डेटाबेस फाइल रखने के लिए, ये देखें, ये जो एसेट्स फोल्डर बनाया था आपने, ASSETS एसेट्स, जिसमें आपने अपनी ये MS Access की फाइल रखी थी अपनी VUID के साथ। तो ये एसेट्स फोल्डर का नाम आपने क्या रखना था, ASSETS। ये नाम अगर आपके गलत है ना, ये मतलब यहाँ पे नाम मान लो आपने एसेट्स रखा है और वहाँ पर आपने फोल्डर का नाम कुछ और रखा है, यहाँ पे गलती से स्पेलिंग को छोड़ना, तो ये सही कर दीजिएगा वरना आपका इशू आएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम अपने फोल्डर का नाम आपका एसेट्स होना चाहिए, और यहाँ पर भी सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए एसेट्स के, ASSETS एसेट्स। और आगे आपने स्लैश लगा के अपनी ये क्या जी, आपकी VUID है कौन सी, जो आपने यहाँ पे ये जो एसेट्स फोल्डर के अंदर ये जो आपकी डेटाबेस फाइल बनाई है ना आपने MS Access के नाम से, ये जो आपने अपनी डेटाबेस फाइल की को VUID के नाम से सेव किया ना, यही सेम VUID आपने यहाँ पे टाइप करनी है, अपनी VUID जो भी आपकी VUID है। लेकिन सेम यही यही VUID अगर वहाँ पे BC कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल है, ये चीज़ें ख्याल रखिएगा। और आगे डॉट ACCDB, ये बेसिकली एक्सटेंशन है MS Access की डेटाबेस फाइल की, MS Access की फाइल की। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इतना जो है वो कर लिया है। अच्छा जी, जब इतना दोस्तों आप कर लोगे लाइन नंबर 16 तक आपने उम्मीद है कर लिया सारा, आपको मैंने गाइड भी कर दी कहाँ चेंजिंग करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। लें जी, अब नेक्स्ट लाइन नंबर 18 से लेकर फटाफट से लाइन नंबर 32 तक, लाइन नंबर यानी 32 तक फटाफट से कोड ऐड कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लाइन नंबर 32 तक जो कोड आपको दिखाया गया है ये आपने राइट कर दिया होगा। अब इसमें जो लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, जो आपको लाइन नहीं थी दिखाई दे रही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें, ये आगे वो लाइन्स हैं जो आपको नहीं थी दिखाई दे रही, ये लिख लें पहले। ये जो आपको लाइन नहीं थी दिखाई दे रही है हाफ हाफ, वो मैं आपको दिखा दी है। ठीक है, देख रहे हो, थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये इतनी सी बस लाइन रह गई है। ठीक है जी, ले जी, मैंने आपको पूरा कोड दिखा दिया। ये DB हेल्पर डॉट जावा क्लास का कोड है जो आप लिख रहे हो। नेक्स्ट जी, लाइन नंबर कितने कहाँ तक लिखा था आपने, लाइन नंबर 31 तक लिखा था आपने। नेक्स्ट लाइन नंबर 31 के नेक्स्ट चलते हैं। ले जी, लाइन नंबर 32 से लेकर लाइन नंबर 47 तक फटाफट से कोड जो है वो राइट कर लें। वीडियो पॉज करें, कोड को राइट कर लें। उम्मीद है आपने कोड राइट कर लिया है। और जो आपको कोड नहीं था दिखाई दे रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये कोड आपको जो नहीं था दिखाई दे रहा वो ये देखें, ये लिख लें आप। अच्छा जी, उम्मीद है यहाँ तक आपने लिख लिया है कोड पूरा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना चीफ, ये चीफ नहीं, ये पुरानी फाइल में पुरानी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे था। यहाँ पे आपने लिखना इन्वेंटर, इन्वेंटर। ठीक है, इन्वेंटर नॉट एडिड, ये लिखना है आपने। अच्छा जी, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने लाइन नंबर 47 तक कोड जो है वो राइट कर लिया, बल्कि लाइन नंबर 49 तक कोड आपने राइट कर लिया। 47 के बाद ये दो ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं, ये भी आप लगा लीजिएगा। जब इतना कर दोगे आप दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एक दफ़ा फिर दोबारा दिखाई था जो लाइन नहीं थी दिखाई दे रही है आपको, ये है जी आपकी नेक्स्ट लाइन, इतनी इतनी। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट लाइन है मैसेजेस वाली, ये आपने सारा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी लाइन नंबर 51 से लेकर लाइन नंबर 66 तक, ये कोड जो है आपको जो दिखाया गया है
वीडियो पॉज करें और इस लाइन को सेम डिटो कॉपी आपने ऐसे ही राइट करना है, ठीक है। लाइन नंबर 51 से लेकर लाइन नंबर 66 तक जब इतना कर लोगे, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है जी ये कोड आपका लाइन नंबर 67 से लेकर लाइन नंबर 81 तक, ये कोड है, इसको राइट करें। लें जी 81 तक कर लिया। नेक्स्ट 81 के बाद ये कोड है, कोड इसका भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये है कि केयरफुली करना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी मिस्टेक भी अगर आपने कर दी तो बड़ा इशू होगा आपको बाद में, इसलिए आपने जो है इसको बड़ा केयरफुली राइट करना है। और अगर आप खुद नहीं कर सकेंगे तो आप हमसे जो है वो पेड के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि फिर लास्ट जो डेट होती है ना उसमें फिर वो जो है ना काफ़ी फिर स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप जो है अपनी पेमेंट पहले भी अगर कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका काम जो है ड्यू डेट को हम कर देंगे। और दूसरी बात ये अभी जो है 31 तारीख को CS 519 के प्राइवेट भी सबमिट होने हैं, तो फिर इसलिए टाइम भी नहीं होता इतना। तो कोशिश कीजिएगा कि 1-2 दिन में ही आप जो है हमें पेमेंट करके अपनी बुकिंग करवा लेंगे जी, हमने असाइनमेंट करवानी है, तो फिर इंशाल्लाह हम आपकी ड्यू डेट को असाइनमेंट कर देंगे। अच्छा जब इतना कर लोगे दोस्तों आप, तो नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कोड। नेक्स्ट आपका ये इतना सा कोड बस बस था, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया लाइन नंबर 110 तक। ये उम्मीद है आपने कोड सारा लिख लिया 95 के बाद ये लाइन नंबर 110 तक, ठीक है। जब लिख लिया ये लें जी, आपको ये सारा कोड कंप्लीट होगा। कौन सा? DB हेल्पर वाला भी 95 के बाद। एक मिनट एक दफ़ा देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया 95 के बाद। हाँ कुछ नहीं रहता, ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया हमारा कोड। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ गया, आपको सारा दिखाई दे रहा था। लें जी इतना उम्मीद है आपने लिख लिया सारा। ये DB हेल्पर डॉट जावा क्लास का कोड भी जब आप कंप्लीट सारा आपने कर लिया है, और यहाँ पे जो चेंजिंग आपको बताई थी, यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग यही थी कि यहाँ पर आपने अपने फोल्डर का नाम सही कर लेना था, देख लेना कि ये सही नाम है ना, वहाँ भी यही नाम होना चाहिए, और ये आपने अपनी यहाँ पे VUID लगानी थी बस, ठीक है। जब इतना कर लोगे दोस्तों, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, वो आपको बताता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपने ये करना है कि ये जो फॉर्म आपने रेडी किया ना, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो ये लोगो चेंज करना है आपने। ये लोगो चेंज कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता दिया कि सिंपली जो लोगो पहले से लगा होगा ना यहाँ पे, जो आपने अभी भी लोगो मेरी दूसरी वीडियो देख के लगा, जैसे वो वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना तरीका कि मतलब बस स्क्रीनशॉट लेना है स्निपिंग टूल के साथ इसका, और उसके बाद इसको लगा लेना है। तो सेम वही तरीका आपने इस लोगो के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये लोगो आपने उम्मीद है लगा लिया होगा ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है ना नेम वाली, ये जो नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक ना कीजिएगा। इसका नेम आपने जो रखना है ना वो है जी, मैं आपको बताता हूँ इसका नेम क्या है। इसका नेम है नेम टेक्स्ट। क्या नेम है इसका? नेम टेक्स्ट, NAM नेम, और आगे टेक्स्ट का T कैपिटल रख के नेम टेक्स्ट इसका नेम है। ओके कर दिया। तो ये जो आपकी नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम आपने रखना है नेम टेक्स्ट। तो नेम से मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि सेम यही नाम रखोगे तो फिर आपका ये सही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा सही, क्योंकि मैंने ये नाम फिक्स किए हुए हैं ना कोड के अंदर, इसलिए। तो ये आपने सबसे पहला जो चेंज करना है अपने फॉर्म के अंदर वो ये है कि आपने अपनी इस नेम वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम रखना है नेम टेक्स्ट, और जो बीच में नेम टेक्स्ट के दरमियान स्पेस नहीं देनी है आपने, जोड़ के लिखना है, इकट्ठा लिखना है, और कैमल केस में लिखना है, मतलब नेम का कंप्लीटली स्मॉल और उसके बाद टेक्स्ट का T कैपिटल। ओके कर दिया। उसके बाद दूसरी चेंजिंग जो आपने करनी है वो ये करनी है कि ये जो आपका दूसरी जो टेक्स्ट फील्ड है स्कोर वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम, और इसका नाम मैंने रखा है स्कोर टेक्स्ट। इसका नाम क्या रखा है? स्कोर टेक्स्ट। इसको भी कैमल केस में मैंने रखा हुआ है। ओके किया। उसके बाद ये जो आपका ऐड इन्वेंटर वाला बटन है ना, इसका नाम मैंने रखा हुआ है, इसका नाम दिखा देता हूँ। इसका नाम मैंने रखा हुआ है ऐड, एक मिनट इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे आपने दोस्तों इसका नाम रखना है ऐड इन्वेंटर, ऐड इन्वेंटर BTN, ये नाम आपने इसका रखना है ADD ऐड, उसके बाद इन्वेंटर का I कैपिटल IVENTOR, इन्वेंटर आगे BTN का B कैपिटल, ठीक है, ये नाम आपने इसका रख देना। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे रखा था ना एक लेबल, उस लेबल का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या रखा था। अच्छा उसके बाद ये 3 बटन हैं, इन बटन के नाम क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपका लोड बटन है, लोड डाटा वाला बटन है, इसका नाम आपने रखना है लोड डाटा BTN। क्या रखना है? लोड डाटा BTN, ये नाम आपने इसका रखना है। और डिलीट आल वाला जो बटन है इसका नाम आपने रखना है डिलीट आल BTN, सेम वही नाम, मतलब डिलीट आल BTN। ओके। उसके बाद व्यू विनर वाले का नाम आपने रखना है व्यू विनर BTN, व्यू विनर BTN, ये नाम आपने रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इस टेबल का जो नाम आपने रखना है, टेबल का नाम भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट है। टेबल का नाम दोस्तों आपने रखना है डाटा टेबल। क्या नाम रखना है? डाटा टेबल, ठीक है। डाटा डाटा कंप्लीटली स्मॉल में और टेबल का T कैपिटल। ओके कर दिया। और उसके बाद अब सारे ये मैंने आपको नाम बता दिए किसका क्या नाम रखना था। अब यहाँ पे ना एक लेबल आना है, यहाँ पे ना दरमियान में ऐड इन्वेंटर के नीचे यहाँ पे एक लेबल लगाया था आपने यकीनन,
उस लेबल का मुझे अब याद नहीं है कि उसका नाम क्या है, लेकिन वो मैं आपको अभी बता देता हूँ उसका उसका नाम आपने क्या रखना है। ठीक है? वो नाम भी आपने ऐसे ही चेंज करना है, मतलब ऐसे राइट क्लिक करके उसके ऐड चेंज वेरिएबल नेम पे आप क्लिक कीजिए। हाँ, ये नाम रखा है, नाम दिखाई दे दिया, ठीक है। उसका नेम है, नहीं ये नाम नहीं है मेरे ख्याल से, वो लेबल का नाम कुछ और है। यहाँ पे यकीनन होगा वो लेबल का नाम, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लेबल है आपका, यहाँ पर ना उसका नाम आएगा यकीनन, ये मैं आपको चलें यहाँ से दिखाता हूँ, सोर्स फाइल में उसका नाम होगा। मैं आपको उसका नाम दिखाता हूँ, उसका नाम होगा, मैं उसको उसका नाम, उस लेबल का नाम क्या रखा है, सेट टेक्स्ट डायनामिक, ये है जी उसका नाम, ये नाम है उसका दोस्तों। उसका नाम मैंने रखा हुआ है डायनामिक लेबल। क्या नाम रखा हुआ है? डायनामिक लेबल। ये देखिए ये नाम मिल गया मुझे। तो यही सेम नाम आपने उसका रखना है। तो यहाँ पे ये जो आपने कौन सा लेबल, ये जो आपने यहाँ पे वो अपना मैसेज डिस्प्ले करने के लिए ये ऐड इन्वेंटर के नीचे यहाँ पे जो लेबल लगाया था ना मैंने फॉर्म बनाते हुए, वो मैंने वीडियो जब आपको बनाना सिखाया, मतलब जिस वीडियो को देखकर आपने ये फॉर्म बनाया, उस वीडियो के अंदर ना यहाँ मैंने एक लेबल लगाया, ये टेबल टेबल से ऊपर, मतलब इस ये जो टेबल है आपका, इस टेबल से ऊपर यहाँ पे एक लेबल लगाया, उस लेबल का आपने नाम रखना है डायनामिक लेबल। इस तरह से, ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, डायनामिक लेबल। ठीक है? जब दोस्तों आप ये सारे नाम सेट कर लोगे, रीनेम कर लोगे, उसके बाद आपने वापस आना है इस वीडियो पे। अब आपको बताता हूँ कि आपने इसके यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म के ये जो टैब है ना सोर्स वाला, इस सोर्स वाले टैब पे आओ, और अब आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट चेंजिंग कहाँ-कहाँ करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने सबसे पहले अपने फॉर्म के स्टार्ट के ऊपर, मतलब अपने ये जो सोर्स अपने फॉर्म के सोर्स में आने के बाद स्टार्ट के ऊपर आपने सबसे पहले ये वाली हेडर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है? लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर लेनी है। कौन-कौन सी इंपोर्ट? जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक और जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट स्टैटिक और उसके बाद जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक। ये आपने इंपोर्ट कर लेनी है। जब आप इंपोर्ट कर लोगे, उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है। किसके अंदर भला? अपने इस मेन क्लास के अंदर ये वाली लाइन आपने लिखनी है, प्राइवेट डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल और टेबल मॉडल, ये आपने लाइन लिखनी है। जब आप ये लाइन लिख लोगे, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपने जो करना है वो ये करना है, ये वाला पूरे का पूरा फंक्शन लिखना है आपने। ये पूरे का पूरा फंक्शन आपने राइट करना है। ये वाला पब्लिक मेन क्लास, बल्कि ये पब्लिक मेन क्लास फंक्शन पहले से बना होगा। आपने इस मेन क्लास पब्लिक फंक्शन के अंदर ये कोड राइट करना है, इतना-इतना। बल्कि ये वाली लाइन भी मेरे ख्याल से पहले से लिखी होती है। इनिट इनिट कंपोनेंट्स वाली लाइन पहले से लिखी होगी। आपने सिर्फ ये जो कोड मैंने हाइलाइट किया ना, ये सिर्फ उसमें लिख देना। इसमें, इस पब्लिक मेन क्लास फंक्शन के अंदर इनिट कंपोनेंट्स के नीचे आपने ये जो कोड मैंने हाइलाइट किया ना, ये कोड आपने वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है? और ये कोड आप कहाँ लिख रहे हो? अपनी मेन क्लास वाली फ़ाइल के अंदर, सोर्स के अंदर आने के बाद ये कोड आपने यहाँ पे लिख लेना है। जब आप ये सारा कोड लिख लोगे, उसके बाद बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपने दोस्तों ये देखो, ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ, मेरे यही नाम था ना, ऐड इन्वेंटर बीटीएन। हाँ, ये नाम आपको मैंने बल्कि चेंज करवा दिए हुए हैं। हाँ जी, ऐड इन्वेंटर बीटीएन, हाँ, ये मैंने नाम आपको सारे चेंज करवा दिए हुए हैं। ठीक है? ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट करना है, ये देखिए ये है जी आपका फ़ंक्शन। नेक्स्ट ये फ़ंक्शन आपका, ये पूरे का पूरा फ़ंक्शन आपने ऐसे ही राइट करना है। सबसे पहले आपने भला क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऐड इन्वेंटर बटन है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, जब आप ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ले आएगा। मतलब यहाँ पे ले आएगा। ऑटोमेटिक ना ये इस तरह पूरी ये लाइन लिख देगा, ये वाली। ये पूरी लाइन इस तरह लिख देगा। इस लाइन के नीचे आपने फिर यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करना है। ये यहाँ से स्ट्रिंग नेम, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। थोड़ा-सा ज़ूम, ज़्यादा ही ज़ूम इन हो गया। यहाँ पर आकर इसको मैं कर देता हूँ 24 की बजाय 18 पे ले जाता हूँ, ओके करता हूँ और अब ओके कर देता हूँ। चलें अभी सही सही है, ठीक है? तो जब आप डिज़ाइन के अंदर अपने इस ऐड इन्वेंटर वाले बटन के ऊपर डबल डबल क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये फंक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये ऑटोमेटिक इस फंक्शन के अंदर ले आएगा। जब इस फंक्शन के अंदर ले आएगा तो ये आपने यहाँ से इस फंक्शन के अंदर यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करना है, जहाँ से बता रहा हूँ। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है? ये लिखना है आपने। तो ये कोड फटाफट से राइट कर लें यहाँ तक, लाइन नंबर 331 तक। लाइन नंबर 316 से लेकर लाइन नंबर 331 तक फटाफट से कोड जो है, ये दिखा रहा हूँ जो कोड, ये राइट कर लें। और ये जो 2 लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है जी। तो उम्मीद है जी, देखें कितना लंबा कोड है, इसलिए ये ना असाइनमेंट काफ़ी लॉन्ग है यार, बड़ी देर लगती है इस असाइनमेंट को बनाने बनाने के लिए। बिल्कुल आई फ़िज़ूल, इतनी लंबी असाइनमेंट कौन देता है। अच्छा ये देखें ज़रा, ये जो लाइन आपको 2 दिखाई नहीं थी दे रही, वो मैं आपको लाइन दिखा दी है। 1 मिनट यार, ये क्या है बार-बार। अच्छा ये वो लाइन है 2, जो आपको एक ये वाली लाइन आपको दिखाई नहीं थी दे रही और दूसरी ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, वो मैंने आपको दोनों लाइन दिखा दी हैं। तो लें जी लाइन नंबर 31 331 तक हमने कोड लिख लिया।
ये कोड आपने किस में लिख रहे हो, इस फंक्शन के अंदर, ऐड इन्वेंटर बीटीएन एक्शन परफॉर्मर वाले फंक्शन के अंदर ये कोड आप लिख रहे हो, किसी और जगह नहीं। आपने ये कोड केयरफुल लिखिएगा ज़रा कि कहाँ ये कोड कहाँ पे लिखना है। अच्छा, 331 के बाद नेक्स्ट आपने ये कोड इतना इतना राइट करना है बस। जितना कोड मैंने हाईलाइट किया ना लाइन नंबर 342 तक, इतना कोड सिर्फ आपने लिखना है अब, क्योंकि ये जो बॉडी क्लोज हो रही है ना, ये बॉडी पहले से क्लोज हुई होगी यकीनन, कि जब आप डिज़ाइन के अंदर अपने इस ऐड इन्वेंटर वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये ऊपर वाली जो लाइन थी ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आ जाएगी, ये वाली लाइन भी बाय डिफ़ॉल्ट पूरी की पूरी लिखी आ जाएगी खुद ब खुद। और ये जो लास्ट पे, एक मिनट, ये जो लास्ट पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है ये वाली, ये भी ऑटोमेटिक क्लोज हुई होगी। आपने सिर्फ इसके मिड में जो कोड है ना वो सिर्फ लिखना है। तो लाइन नंबर 31 के बाद यहाँ ये है जी, यहाँ तक ये कोड लिख लो फटाफट से। ठीक है, जब ये कोड आप लिख लोगे इतना, एक मिनट, नोड इन्वेंटर लोड डाटा बीटिंग, अच्छा सही है। ओके जी, जब आपने ये कोड लिख लिया इतना, अब नेक्स्ट जो कोड लिखना है वो आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने लगा करना है, उसके बाद आपने डिज़ाइन व्यू पे वापस आना है, और ये जो आपको बटन है ना लोड डाटा वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका ये फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा, ये वाला फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा। मतलब ये पहली लाइन भी खुद ब खुद ये लिख देगा और ये बॉडी भी क्लोज हो जाएगी। अब इस फंक्शन के अंदर जो आपने खुद से दो लाइन लिखनी है वो ये वाली हैं, लोड इन्वेंटर्स डाटा, ये लिखनी है लाइन इसके अंदर आपने, और दूसरी लाइन आपने इसमें ये लिखनी है डायनामिक लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें आपने लिखना है ऑल इन्वेंटर्स। ठीक है, ये आपने इतना इतना बस दो लाइन इसमें लिख देनी है, और बाकी ये जो फंक्शन है ये खुद ब खुद बन जाएगा। कब, जब आप अपने किसी भी बटन पे डबल क्लिक करते हो ना तो ऑटोमेटिक उसका फंक्शन खुद ब खुद रेडी हो जाता है, और इस तरह से खुद ब खुद उसका फंक्शन बन जाता है। उस फंक्शन के अंदर सिर्फ आपने ये दो लाइन लिख लेनी है, और ये दो लाइन आपने इसमें लिखनी है, इस फंक्शन में लोड डाटा बीटीएन एक्शन परफॉर्म के अंदर। जब इतना कर लोगे उसके बाद आपने तीसरा जो बटन है, दूसरा जो बटन है ये वाला, डिलीट डाटा डिलीट ऑल वाला, इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये डिलीट ऑल बीटीएन एक्शन परफॉर्म वाला फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो इसमें ये मिड में कोड है ना, ये इतना इतना जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये कोड आपने यहाँ से मेरे वाला देख लिख लेना है। ये कोड जो मैंने हाईलाइट किया है, ये कोड आपने ये डिलीट ऑल बीटीएन एक्शन परफॉर्म को जो जो फंक्शन ऑटोमेटिक बना है, इसके अंदर आपने ये कोड पूरा का पूरा लिख लेना है। अब इसके अंदर जो कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली लाइन जो दिखाई नहीं दे रही वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ले आगे चल के ये देखें, ये है जी इतनी इतनी लाइन, डू यू वांट टू रिमूव ऑल इन्वेंटर्स डाटा फ्रॉम डेटाबेस, तो ये आपने लाइन मैंने आपको दिखा दिया। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो ये वाला करना है आपने, ये, और ये फंक्शन भी खुद ब खुद बन जाएगा। कब, जब आप डिज़ाइन के अंदर ये आपने व्यू विनर वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपका फंक्शन खुद ब खुद बन जाएगा। अब इसके अंदर जो कोड है वो आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला कोड जो मैंने हाईलाइट किया है, ये ले, ये कोड आपने किस में लिखना है, व्यू विनर बीटीएन एक्शन परफॉर्म वाले फंक्शन के अंदर ये वाला कोड आपने राइट करना है जो मैंने कोड हाईलाइट किया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये कोड आपने इसके अंदर लिख लिया है वीडियो पॉज करके। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर आपने ये वाला फंक्शन खुद बनाना है, क्योंकि ये फंक्शन खुद नहीं ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, ये आपको, क्योंकि ये मैन फंक्शन हमने हमने बनाया है, तो लिहाजा आपने ये फंक्शन खुद बनाना है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा फंक्शन आपने बनाना है खुद, लोड इन्वेंटर डाटा वाला। तो इसमें ये जो कोड है ये भी आपने सारा लिखना है, और ये फंक्शन भी आपने खुद क्रिएट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो राइट कर लिया। उसके बाद देन आपने ये फंक्शन भी पूरा का पूरा खुद बनाना है, ये वाला टर्मिनेट एप्लीकेशन वाला भी। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आपने खुद बनाना है। इस फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये फंक्शन उम्मीद है आपने बना लिया है, टर्मिनेट एप्लीकेशन वाला। अब इस टर्मिनेट एप्लीकेशन वाले फंक्शन के अंदर आपने क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा मिल रहा है डिवेल्प्ड बाय के एस टी लर्निंग, तो यहाँ पे के एस टी लर्निंग की जगह पे आपने अपना खुद का नेम लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको मिल रही है एक वी यू आई डी, तो यहाँ पे आपने अपनी खुद की वी यू आई डी लगा लेनी है। ठीक है, इतना कर लोगे जब आप, तो यहाँ तक आपका काम जो है वो हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपने बनाना है ये मेन का फंक्शन, देखना है अगर तो बना होगा ना पहले से, मतलब अगर तो ये मेन का फंक्शन पहले से बना होगा तो ठीक है, मतलब यहाँ तक ये मेन का फंक्शन अगर तो बना हुआ है। ये मेन का फंक्शन कहाँ तक होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन का फंक्शन होगा आपका, हाँ जी ठीक है, ये है जी। अच्छा लास्ट ही आप देख लीजिए यहाँ से ना, आपका ये तो बल्कि पहले से लिखे होंगे बाई डिफ़ॉल्ट ना, लिखे होंगे बाई डिफ़ॉल्ट, इसका कोई इशू नहीं है। ऐड इन्वेंटर बी टी एन, तो यहाँ पर मैं इसका नेम रीनेम कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इसका नेम मैंने यहाँ पे ऐड इन्वेंटर बी टी एन, ओके, और इसका नेम यहाँ पे क्या है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन डू नॉट मॉडिफाई।
एक मिनट, यहाँ पर आना था हमारा, एक मिनट, यहाँ पर क्या आना, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पर जनाब एक छोटी सी मेरे ख्याल से मिस्टेक ये हुई है। हाँ ठीक है, नहीं ये वैसे ये बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपने इतना कर लिया सारा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे छोटी सी गलती हुई है। ये देखें, ये जो है ना आपका, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से छोटी सी गलती हमारी हुई है। ये देखें यहाँ पे ना आनी थी, ब्रैकेट क्लोज होनी है यहाँ पे, ये ना ऐसे ब्रैकेट क्लोज होनी है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज होनी थी। ठीक है, ये देखें ऐसे ब्रैकेट क्लोज होनी थी यहाँ पे मेन के फंक्शन की। तो ये दोस्तों आपका ये ना, ये जो नीचे वाला कोड है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा ऐसे ना, ये पूरा खुद ब खुद, ये सारा खुद ब खुद लिखा होगा। आपने जो ऊपर कोड है ना, सिर्फ ये मेन के फंक्शन वाला ये देखना ना, इसमें जो चीज़ मिस होगी वो लिख लीजिएगा। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 388 से ये जो मेन का फंक्शन बना हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना इतना यहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इसको देख लीजिएगा। अगर तो ये बल्कि नहीं लिखा लिखा होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ये मेन का फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा। लें जी, मेन का फंक्शन मैं आपको चलें इसका कोड भी दिखा देता हूँ। ये मेन का फंक्शन है, इसमें आपने सबसे पहले ये ट्राई बनाना है। ट्राई के अंदर ये देखें, ये ट्राई का पोर्शन है और इसमें ये फॉर लूप लगी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, उसको जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके कैच फंक्शन लगे हुए हैं सारे के सारे। मेरे ख्याल से ये आपका मेन का फंक्शन बन के आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सारा का सारा ना पहले से लिखा होता है सारा। जो आपने इस मेन के फंक्शन में जो चीज़ सिर्फ लिखनी है ना, वो ये वाली है, ये इतनी इतनी, ये वाली इतनी इतनी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी खुद। ठीक है, या ये भी शायद लिखी हो पहले से। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा ना, आप जो चीज़ मिस हुई तो वो लिख लीजिएगा, जो नहीं मिस हुई तो कोड में आपको देखें सारा दिखा दिया। ये ले, इसमें ये नेक्स्ट भी दिखा देता हूँ जो कोड है, ये ले, ये नेक्स्ट कोड है इतना इतना। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ये पहले से बन के आएगा ये कोड। ठीक है जी, लो जी, जब आपने ये सारा कोड कर लिया, ले जी हमारा कोड सारा फिनिश हो गया। अब हम करते हैं इसको रन, कंपाइल रन, और देखते हैं क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम करते हैं इसको ऊपर ऐसे कंपाइल रन करते हैं। तो ये आपके इस तरह विंडो आएगी, आपने इसको ऐसे ओके कर देना। ठीक है, जब आपके सामने ये विंडो आएगी तो आपने ओके कर देना इसको। तो ये अब कंपाइल कर रहा है आपकी कोड को। ये लें जी, हमारा कोड कंपाइल हो गया और ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे ऐड इन्वेंटरी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये मुझे कह रहा है नेम एंड स्कोर कैन नॉट बी एम्प्टी। जैसे हमें सर ने बताया था कि अगर आपका नेम या स्कोर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर एम्प्टी है, ये दोनों चीज़ें एम्प्टी हैं, तो आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा। तो ये देखें, ये मैंने दिखाता हूँ आपको, ये देखो जैसे मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है, कहता है ये आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नेम देता हूँ जी KST, और यहाँ पर स्कोर देता हूँ इसका, मान लो 1 1 1 2 2। हालांकि सर ने कहा था आपका जो स्कोर है वो 1 से लेकर सिर्फ कितना होना चाहिए, 100 तक मैक्सिमम। तो ये देखो ऐड इन 100 पे क्लिक किया, देखो एरर आ गया था, स्कोर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 100। ओके, या मैं यहाँ पे इसका स्कोर दे देता हूँ जी, लाइक जैसे 90, और उसके बाद ऐड इन्वेंटर पे क्लिक किया तो ये देखें दोस्तों मैसेज आ गया, इन्वेंटर एडिट सक्सेसफुली। ओके किया और ये देखें आपका इन्वेंटर सक्सेसफुली ऐड हो गया। क्लियर। अब अगर जनाब मैं आपको एक और इन्वेंटर ऐड करके दिखाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद स्कोर मान लो मैं उसको दे देता हूँ जैसे 30, और ऐड इन्वेंटर पे क्लिक किया, ये ले वो भी ऐड हो गया, दो इन्वेंटर ऐड हो गए, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। देखें हाँ जी 100% वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नेम, नेक्स्ट एक और दे देते हैं जैसे लाइक अली। ठीक है, उसका हम लाइक स्कोर दे देते हैं जैसे 78, और ऐड इन्वेंटर पे क्लिक किया, ओके किया, और ये देखो ये आप देख रहे हो एक और चीज़, ये देखो असेंडिंग मतलब नेम के अकॉर्डिंग तरतीब दे रहा है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब जो अली था वो पहले आ गया, फिर KST, फिर लर्निंग आ गया। अब मैं एक और से डाटा ऐड कर लेता हूँ, लाइक जैसे मैंने लिख दिया मरियम, और यहाँ पर उसका स्कोर रख दिया जैसे मैंने लाइक जैसे 78, और उसके बाद ऐड इन्वेंटर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इन्वेंटर ऐड हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो जैसे मैं लोड डाटा पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो मैसेज आ गया ऑल इन्वेंटर्स, और ये देखो सारे इन्वेंटर जो है सक्सेसफुली मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे व्यू विनर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो जो टॉप 3 विनर्स थे ना, मतलब टॉप 3 विनर्स मीन जिनका स्कोर सबसे हाईएस्ट है, ये देखें 90, 78 एंड 78, जिनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो देखें वो यहाँ पे आ गए, ऊपर मैसेज भी आ गया विनर लिस्ट। और अगर मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझसे मैसेज पूछता कहता है हाँ जी मैंने यस किया, तो ये देखो सारा डाटा डिलीट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लो डाटा पे क्लिक करूँ तो देखो मुझे कह रहा है ऑल इन्वेंटर्स, लेकिन डाटा कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया है। ठीक हो गया जी, अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, और ये देखें जैसे मैंने क्रॉस के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मुझे लास्ट पे वेलकम मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर यूजिंग इन्वेंटर एक्सपो डेवलप्ड बाय KST लर्निंग, और आगे मेरी VUID, और ओके ओके करता हूँ अगर मैं, तो ये देखें नाम सक्सेसफुली बंद हो गया। इसको मैं क्रॉस करता हूँ अब। ले जी, तकरीबन ये 1 घंटे की वीडियो मैंने बना दी है इतनी लंबी, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह एक चीज़ गाइड की है कि कैसे, कब और कहाँ क्या करना था। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई वो थी आपकी ये फार्म ड्रैग एंड, बल्कि वो भी मैंने बताई है, सिर्फ ये है कि मैंने आपको कहा है कि अगर ज़्यादा डिटेल में आपने ये फार्म ड्रैग एंड ड्रॉप सीखना है तो आप मेरी वो ओल्ड वीडियो देखकर ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा।
तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप खुद ये असाइनमेंट रेडी कर लेंगे। अगर फिर भी रेडी ना हो सके तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पेड के अंदर, हम इंशाल्लाह आपको ये असाइनमेंट बना देंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।